जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, अपन मंगलाचरण से शुरू करते हैं, सभी लोग हाथ जोड़िए। नमो भगवते नमो सीताय प्रियरियाणं नमो वरजाय जय नमोस्तु स्वयं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रश्नों का नाम पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। तो अपन पहले जब हमने शुरुआत की थी जैन सिद्धांत प्रश्नों के माला में, तो हमने देखा था कि जैन किसे कहते हैं। किसी को याद है? जैन वस्तु स्वरूप की भिन्नता, वस्तु स्वरूप को पहचाने और भी भिन्नता कर सके। वस्तु स्वरूप जिसने वस्तु स्वरूप को जाना, उसकी यथार्थ प्रतीति की, मतलब श्रद्धा किया, उसको जैन कहें। तो वस्तु का स्वरूप, तो वस्तु का स्वरूप हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, तो उन सभी वस्तुओं का अगर कॉमन लक्षण, वस्तु बोलो या द्रव्य बोलो, तो द्रव्य का कॉमन लक्षण क्या है? लक्षण क्या है द्रव्य का? सत सत द्रव्य लक्षण है। मतलब जो अगर वस्तु एग्जिस्ट करती है, अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसे अपन द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब सत द्रव्य लक्षणम। तो आप एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते हो? आप एग्जिस्ट करते हो तो मतलब आप एक द्रव्य हो। तो द्रव्य हो तो द्रव्य का कुछ स्वरूप होना चाहिए, राइट? सत है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका कुछ स्वरूप होना चाहिए। तो उसका स्वरूप क्या है? सत का स्वरूप क्या है? सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, मतलब परमानेंसी विद चेंज। परमानेंसी विद चेंज हर एक वस्तु का नेचर है। और अगर ये नेचर को अगर वो छोड़ देता है तो वस्तु कैन नॉट एग्जिस्ट। तो आप पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? अगर वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य अपना जो नेचर है उसको छोड़ दे तो उसमें दिक्कत क्या है? व्हाई इट कैन नॉट एग्जिस्ट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ले कर्म, लेट्स से कर्म ने हमको दुखी किया, या कर्म ने हमको सुखी किया, या कर्म ने हमारी जो कोई भी पर्याय को उत्पन्न किया, हम ऐसे बोले। तो basically we are dependent on karma if we believe that because of karma everything is happening. So that means if we are dependent on something else, if that something else is not there, तो मतलब आप भी नहीं होगे ना, because you have a permanency dependency if you're telling if you're dependent on something else. तो मतलब आपका द्रव्य का ही नाश हो जाए। So it then by nature it is not possible कि एक चीज दूसरे चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो, वरना वो नेचर ही, वो उसका जो वो द्रव्य ही नाश हो जाएगा। तो वही अपन देख रहे हैं। इफ यू कैन ओपन क्वेश्चन नंबर 61 जो अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो अपन देखते हैं। हाँ, we just go to the next page. हाँ, नीचे हाँ, थर्ड वन। प्रत्येक पदार्थ, हाँ नहीं, फोर्थ वन। प्रत्येक द्रव्य सदैव स्वभाव में रहता है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज विल बी इन इट्स नेचर। वो अपने नेचर में जो है उसको छोड़ता नहीं है, इसीलिए सत है।
It exists because it is in its nature. अगर वो अपना नेचर छोड़ दे तो it cannot exist. And वो नेचर क्या है? वो स्वभाव है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सब, राइट? तो यहाँ पे अगर आपको याद है तो पिछले क्लास में किसी ने रिवाइज किया था? अच्छा, तो क्या किया था हमने पिछले क्लास में? प्रभाक्रम की बात की थी, प्रभाक्रम की बात की, फिर क्रमबद्ध की बात की, क्रमबद्ध, मोती की माला के एग्जाम्पल से, हाँ, और उसके बाद वो द्रव्य उत्पाद में द्रव्य द्रव्य में द्रव्य उत्पाद व्यय, द्रव्य जो है वो उत्पाद व्यय आत्मक है। हाँ, तो देखो पहले तो हमने शुरुआत यहाँ से की थी लास्ट क्लास में कि जो हर एक परिणाम है हमने इसको प्रूव किया था कि हर एक परिणाम जो है वो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, राइट? तो हर एक परिणाम जो मतलब जो आपकी हर एक जो पर्याय हो रही है, परिणाम मतलब जो पर्याय हो रही है आपकी आपकी मतलब कौन से भी द्रव्य की जो भी पर्याय होती है वो हर एक पर्याय उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। और उसके बाद हमने प्रूव किया था कि द्रव्य भी उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। तो ये कैसे प्रूव किया था हमने? देखो इसको प्रूव करने के लिए हमने प्रदेश का एग्जाम्पल लिया था, राइट? के एक रुमाल लिया था, हाँ, प्रदेश अलग अलग है तो मतलब एक प्रदेश दूसरे में नहीं है, आप कौन से भी एक प्रदेश को सेलेक्ट करो तो उस प्रदेश की अपेक्षा से उत्पाद, दूसरे प्रदेश की अपेक्षा से व्यय, और वो प्रदेश पूरे रुमाल में उसका अस्तित्व है इसलिए उसको द्रव्य बोलेंगे। तो वैसे ही हमने उसको काल पे घटित किया। देखिए काल की जो इतनी सारी पर्याय है, इफ यू कंसीडर ऑल टुगेदर एट वंस, तो मतलब वो एक है। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा रुमाल एक है, वैसे काल की अपेक्षा से कंसीडर ऑल द पर्याय टुगेदर तो वो एक है। और उसमें से आप कौन सी भी एक पर्याय को उठा लो तो वो पर्याय उस समय उसका उत्पन्न होना तो उसको बोलते हैं उत्पाद। पूर्व पर्याय का व्यय, नॉट द सेम पर्याय, रिमेंबर दैट जब हम उत्पाद व्यय बोलते हैं इट इज नॉट द सेम पर्याय। उत्पाद एग्जिस्टिंग पर्याय का है और व्यय पूर्व पर्याय का है। तो पूर्व पर्याय का व्यय and that पर्याय exist in the total प्रभाकरम of पर्याय, hence it is द्रव्य। तो वो हमने परिणाम का उत्पाद व्यय द्रव्य प्रूव किया था। उसके बाद हमने लटकती हुई मोती की हार ली, तो उसमें हमने देखा था, देखो यहाँ पे लटकती हुई मोती का हार क्यों लिया है आप समझो। हिलते हुए भी वो कांस्टेंट, हाँ, वो परिणमन कर रहा है लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट है। एक तो वो बात, दूसरी बात व्हाट इज द मोती का हार सिग्निफाइंग हियर? एक के बाद एक होना है, क्रमबद्ध होता है। हाँ, वो तो पर्याय की बात, वो तो मोती का हार है। हार की बात करो, हार यहाँ क्या है? व्हाट इज हार डिपिक्टिंग? हार मींस द्रव्य। जो ये एग्जैक्टली हम लोग देखो, हम लोग द्रव्य का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतने जो मैंने शुरुआत की थी राइट, कि जो वस्तु का स्वरूप है तो हर एक वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। तो वो कैसे है? तो उन्होंने आचार्य देव ने एग्जाम्पल दिया है कि आप एक मोती का हार लो, तो मोती का हार अगर इफ यू कंसिडर दैट एज अ द्रव्य और उसकी जो एक एक बीड्स है आप अगर उसको पर्याय की तरह आप उसको कंसिडर करो, और वो सारी पर्याय कौन सी है? त्रिकाली पर्याय, मतलब भूत वर्तमान भविष्य। इफ यू कंसिडर कि तीनों काल की पर्याय वो एक मोती के हार में आ गई, एंड वो हिलती हुई है। हिलती मतलब हर समय द्रव्य का परिणमन हो रहा है, इट इज नॉट कांस्टेंट, द्रव्य इज नॉट कांस्टेंट, परिणमन हो रहा है। उसमें से एक बीड मतलब एक मोती को पकड़ो, हाँ, इफ यू क्लिक, अगर आप मोती के हार में एक बीड को पकड़ो मतलब दैट इज गेटिंग हाईलाइटेड, तो उस वो जो हाईलाइट हुआ उसको हम बोलेंगे उत्पाद। और जो पिछली वाली मोती को जो आपने छोड़ा और इसको पकड़ा, तो जो छोड़ा राइट उसको बोलेंगे व्यय। और वो त्रिकाली जो पर्याय है उसमें वो मोती एग्जिस्ट करता है, इसको उसको बोलेंगे द्रव्य। अब यहाँ पे लेकिन भाषा चेंज होती है, अपन बोलते हैं उत्पाद मतलब मोती का जो एक भी बीड आपने पकड़ा तो आप बोलोगे कि वो मोती का ही उत्पाद हुआ। कौन सी अपेक्षा से? पर्याय की, हाँ, क्योंकि हर एक पर्याय में वो द्रव्य प्रवर्तता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, ये समझने की जरूरत है कि क्यों हमने ऐसे मोती का डायरेक्ट ले लिया। हमने क्यों ऐसे नहीं बोला कि बीड ही उत्पाद है, हमने क्यों बोला कि माला का उत्पाद है, क्यों ऐसे बोला? क्योंकि आप ये समझो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल की पर्याय में मैं थी, कल थी कि नहीं मैं, तो मैं थी, तो वाज इट फुल्ली देयर इन दैट कि नहीं? कल की पर्याय में मैं आधी हूँ, आधी थी और आज मैं आधी हूँ। कल की पर्याय में मेरा कुछ छूट गया है एंड आज मैं आधी, ऐसा नहीं होता ना। आई एम कंप्लीटली प्रेजेंट इन दिस पर्याय।
पिछले पर्याय में जब थी, कल के पर्याय में, तब भी आई वॉज फुल्ली प्रेजेंट, और इस पर्याय में भी आई एम फुल्ली प्रेजेंट। वैसे ही जब मैं बोलती हूँ कि जब मैंने एक बीट सेलेक्ट किया वो मोती के हार में, तो उसमें मैं बोल रही हूँ कि आई एम रेफरिंग टू दी हार, कि वो हार का उत्पाद हुआ, क्योंकि हार जो भी कोई भी द्रव्य हो वो अपने पर्याय में निरंतर बढ़ता है। द्रव्य इज नॉट लेफ्ट बैक एंड पर्याय इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। With every पर्याय moving forward, द्रव्य is also flowing constantly in it. तो इसलिए अपन बोलते हैं कि उस मोती के बीज जब आपने सेलेक्ट किया तो उस समय वो मोती का हार है उसका उत्पाद हुआ, बिकॉज ऑफ दिस अपेक्षा। डायरेक्टली यू कैन नॉट से, आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि मोती का हार का उत्पाद हुआ। विथ दिस अपेक्षा कि उसको हमने सेलेक्ट किया, तो उस अपेक्षा से आप बोलते हो कि मोती का हार का उत्पाद हुआ है। तो यहाँ तक अभी हमने ये देखा था, इफ यू जस्ट स्क्रॉल डाउन। और जो वो मोती के हार में जो धागा है, वो धागा क्या है? धागा सिग्निफाइज व्हाट? धागा सिग्निफाइज द्रव्य। See, between all the paryai, between all the beads, there is one common thread which is going, right? वो common thread है द्रव्य। Each individual bead is a paryai. तो वो अब हमने अभी तक देखा था। So just next page. राइट, तो लास्ट सेंटेंस अगर आप देखो, इसलिए द्रव्य स्वयं भी मोतियों के हार के भांति। सो दे आर कंपेयरिंग द द्रव्य विद मोती का हार। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप द्रव्यों को मोती का हार बोल रहे हो, पर्याय को आप एक एक बीड बोल रहे हो, द्रव्य को आप जो कॉमन धागा है उसको बोल रहे हो। तो दैट इज हाउ दे आर रिलेटेड टू उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक। तो ऐसे हर एक द्रव्य, जैसे मोती का हार है वैसे हर द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है। नाउ अभी देखो ये नेक्स्ट वाला जो गाथा है, दिस इज प्रीवियस वाली गाथा थी, गाथा 99, एंड नेक्स्ट वन इज गाथा 101। आप पूछ सकते हो कि ये वाले की जरूरत क्या है, व्हाई आर वी एक्सप्लेनिंग ऑल दिस, इसकी जरूरत ही क्यों है ये जो नेक्स्ट आ रहा है। तो आचार्य देव ने, देखो आचार्य देव का जो फ्लो होता है वो लॉजिकली होता है, ऐसे नहीं होता कि रैंडमली कहीं से भी आ जाए। उन्होंने शुरुआत की थी ये कि सत द्रव्य लक्षणम, फिर सत का स्वरूप बताया कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, फिर उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे है उसको मोती के हाथ के बांध के समझाया। फिर उनको लगा कि शिष्यों को शायद कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों अलग अलग चीजें हैं। उनको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपन बोल रहे हैं जो ये एक उत्पाद हो रहा है, एक व्यय हो रहा है, एक द्रव्य है, तो मतलब तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, वो तीनों मिलकर एक ही द्रव्य है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए नेक्स्ट वाली जो गाथा 101 है वो प्रवचन सार की गाथा का आचार्य ने लिखी है। तो पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। देयर इज एन एग्जांपल गिवन, दृष्टांत से सिद्धांत है, तो देखते हैं दृष्टांत क्या है। देखो, बीज, अंकुर और वृक्षत्व, ये वृक्ष के अंश है। बीज मतलब क्या होता है? सीड। अंकुर सैपलिंग। वृक्षत्व ट्री, पेड़। हाँ, वृक्षत्व मतलब यहाँ पे नहीं, नॉट फूल। वृक्षत्व मतलब उसका जो ट्री का प्रॉपर्टी होता है, ट्री में जो गुण होता है, राइट। वृक्षत्व मतलब इट्स अ ट्री, मतलब वो इट कैन नॉट बी, मतलब देखो फॉर एग्जांपल आपने बीज डाला मैंगो का और निकल जाए बनाना, ऐसा नहीं होता। देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन दैट बीज and that sapling, right? There's something common between the seed and the sapling, and that common part is dravya, and that dravya, they are, in this example it is वृक्षत्व। ठीक है, तो बीज, अंकुर और वृक्षत्व ये वृक्ष के अंश है। अंश means it's a part, so वृक्ष is a complete whole and बीज, अंकुर और वृक्षत्व is a part of it. So what do you call it? This is बीज, अंकुर, वृक्षत्व is अंश and वृक्ष is अंशी। अंशी। देखो अब क्या बोल रहे हैं आगे, बीज का नाश, अंकुर का उत्पाद और वृक्षत्व का द्रव्य। देखो यहाँ पर उत्पाद व्यय द्रव्य दिखा रहे हैं, तो बीज का नाश मतलब सीड का नाश होना, अंकुर का उत्पाद और वृक्षत्व का द्रव्य ध्रुवता, तीनों एक ही साथ है, राइट। जिस समय बीज का नाश हुआ उसी समय अंकुर का उत्पाद हुआ, एंड दोनों के बीच में वो वृक्षत्व कॉमन है। मैंगो का सीड है तो मैंगो का ही वो फल निकलेगा, राइट। तो वृक्षत्व वो कॉमन है। इस प्रकार नाश बीज के आश्रित है, उत्पाद अंकुर के आश्रित है
और द्रव्य वृक्षत्व के आश्रित है। सो इफ जो नाश होना है राइट, वो नाश अधर से नहीं हो रहा है, वो बीज के आश्रित है। उत्पाद जो हो रहा है वो अंकुर के आश्रित है और द्रव्य वृक्षत्व के आश्रित है। नाश उत्पाद द्रव्य बीज अंकुर वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि द्रव्य यहाँ रहा, नाश उत्पाद द्रव्य कहीं और हो गया। तो बोल रहे कि ऐसा नहीं है। देखो, नाश उत्पाद द्रव्य मतलब बीज अंकुर वृक्षत्व, उससे भी कोई पदार्थ नहीं है। दैट इटसेल्फ इज द कंप्लीट वृक्ष। आप बोलो कि नहीं बीज तो यहीं पे है, आप मुझे वृक्ष दिखाओ, अंकुर यहीं पे है, आप मुझे वृक्ष दिखाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो कंप्लीट है, वो अंश है, ये अंशी है, मतलब ये तीनों को मिलाकर अंश। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत है, मतलब अंशी को मिलाकर द कंप्लीट द कलेक्शन ऑफ ऑल द अंश इज टुगेदर कॉल्ड द अंशी। तो क्या बोल रहे हैं? नाश उत्पाद द्रव्य बीज अंकुर वृक्षत्व से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है और बीज अंकुर वृक्षत्व भी वृक्ष से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है। तो फर्स्ट में क्या बोला कि नाश उत्पाद द्रव्य बीज अंकुर से वृक्षत्व से भिन्न नहीं है, एंड देन दे टेलिंग द बीज अंकुर वृक्षत्व भी वृक्ष से भिन्न पदार्थ नहीं है, इसलिए वे सब एक वृक्ष ही है। सो दीज आर नॉट डिफरेंट, दीज आर टुगेदर वन वृक्ष। इसी प्रकार अभी तक था दृष्टांत, अब है सिद्धांत। देखो, इसी प्रकार नष्ट होने वाला भाव, उत्पन्न होने वाला भाव और स्थित रहने वाला द्रव्य भाव, वे सब द्रव्य के अंश है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जो उत्पाद है वो द्रव्य है कि नहीं? कैन आई से उत्पाद इज इक्वल टू द्रव्य या द्रव्य इज इक्वल टू उत्पाद? द्रव्य का लक्षण है, पार्ट ऑफ द्रव्य। एक्सीलेंट, इट इज पार्ट ऑफ द द्रव्य। उत्पाद इज पार्ट ऑफ द द्रव्य, ठीक है। व्यय पार्ट ऑफ द्रव्य। ओके, ठीक है, उत्पाद व्यय को मैं मान लेती हूँ, आप बोल रहे हो तो ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द द्रव्य। द्रव्य द्रव्य is nature to be constant. it is द्रव्य's nature to be constant. द्रव्य द्रव्य है, कैन आई से दैट? द्रव्य है। Yes or no? And if not, why? द्रव्य। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्पाद व्यय को तो सब समझ में आ जाता है कि ठीक है, उत्पाद व्यय इज पार्ट, राइट। द्रव्य को तो द्रव्य बोल सकते हैं, द्रव्य इज द्रव्य, क्या दिक्कत है? देखो, हमने शुरुआत में क्या कहा था, नेचर क्या है? परमानेंसी विद चेंज। द्रव्य क्या है? परमानेंसी। सो कैन आई से जस्ट द्रव्य इज इक्वल टू परमानेंसी? नहीं, चेंज भी तो हो रहा है, तो यू कैन नॉट से द्रव्य इज इक्वल टू द्रव्य। इज नॉट इक्वल टू, लेकिन वो उसका अंश It is also a अंश है। देखो, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर द्रव्य इज अंश, इट इज नॉट द्रव्य। ये बहुत सारे अच्छे जो स्वाध्यायी होते हैं उनको भी ये कंफ्यूजन होता है कि द्रव्य इज इक्वल टू द्रव्य। द्रव्य इज नॉट द्रव्य, द्रव्य इज पार्ट ऑफ द द्रव्य, एक अंश है, ठीक है। देखो, अभी अपन वापस जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप पूछ सकते हो मुझे कि ऐसा क्यों? कैन यू टेल मी व्हाई? कैन यू प्रूव मी लॉजिकली कि व्हाई द्रव्य इज नॉट इक्वल टू द्रव्य? अगर द्रव्य द्रव्य हो जाए तो क्या प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है? तो उसमें वो पर्याय नहीं आएगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। व्हेन आई एम टेलिंग कि द्रव्य कांस्टेंट है, द्रव्य मतलब द्रव्य कांस्टेंट है, तो मतलब वो कूटस्थ हो गया, राइट? it has become like fixed, now nothing can happen to it. There cannot be any पर्याय, there cannot be any changes. अभी जो एक समय में आपको सुख का अनुभव हो रहा है, फिर नेक्स्ट समय दुख का अनुभव होता है, that changes will be not possible अगर आप द्रव्य को द्रव्य मान लोगे तो फिर असल में क्या है? द्रव्य कौन है फिर? पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ द द्रव्य। एक्सीलेंट। वापस
पार्ट ऑफ द द्रव्य इज द्रव्य, पार्ट ऑफ द द्रव्य इज उत्पाद, पार्ट ऑफ द द्रव्य इज व्यय। तो मतलब ये तीनों अंश है, एंड टुगेदर ऑल ऑफ दिस थ्री इज अंशी। तो ये समझना। देखो वापस अपन सिद्धांत, इसी प्रकार नष्ट होने वाला भाव, उत्पन्न होने वाला भाव और स्थित रहने वाला द्रव्य भाव, वे सब द्रव्य के अंश है। देखो यहाँ पे नष्ट होने वाला भाव भी अंश है, उत्पन्न होने वाला भाव भी अंश है, और स्थित रहने वाला द्रव्य भाव, वे सब द्रव्य के अंश है। नष्ट होने वाला भाव का नाश, उत्पन्न होने वाले भाव का उत्पाद और स्थित रहने वाले स्थायी भाव की ध्रुवता एक ही साथ है। ऑल द थ्री हैपन एट द सेम टाइम। ये तो हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि कैसे तीनों एक साथ ही होता है। जैसे कि दूध में से दही हुआ, तो उसी जिस समय दूध का पर्याय का नाश हुआ उसी समय दही पर्याय का उत्पाद हुआ, और दोनों में व्हाट इज कॉमन, गौरस इज कॉमन। ठीक है, तो ये उत्पाद वे द्रव्य तीनों एक ही समय में होते हैं, एक ही साथ में। इस प्रकार नाश नष्ट होने वाले भाव के आश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होने वाले भाव के आश्रित है। इसको हाँ, और नाश उत्पाद द्रव्य वे भावों से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, और वे भाव भी द्रव्य से भिन्न पदार्थ रूप नहीं है, इसलिए यह सब एक द्रव्य ही है। देखो क्या बोल रहे हैं, नाश उत्पाद द्रव्य उससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, और ये भाव भी द्रव्य से भिन्न पदार्थ नहीं, इससे सब एक द्रव्य ही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, भाव वासन क्या हुआ? जब अपन बोलते हैं ना कि मैंने इस हाथ को ऐसे हिलाया, राइट, तो ये हाथ हिलने का जो मतलब, ये हाथ क्या है, पुद्गल है, तो ये पुद्गल का जो पर्याय हुआ ऐसे ऊपर से नीचे, राइट, पहले ये ऐसे था तो फिर ऐसे हुआ, तो ये इसका उत्पाद हुआ, इस साइड का उत्पाद, टेढ़ेपना का उत्पाद, सीधेपने का व्यय, राइट, और एज अ पुद्गल वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो द्रव्य। ठीक है, अब इन तीनों में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये तीनों जो पर्याय हो रही है वो आत्मा के आश्रित से नहीं हो रही है। आप अपन सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ये भाव किया, मैंने ये राग किया कि मुझे ये हाथ हिलाना है, इसीलिए ये हाथ ऐसे हिला, तो बोल रही है ऐसा नहीं है। ये बोल रहे हैं कि जो उत्पाद होने वाला भाव है वो खुद के आश्रित हो रहा है, नाश होने वाले का भाव खुद के आश्रित हो रहा है, द्रव्य भी खुद के आश्रित है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंटली हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं लेकिन जीव का भाव हुआ इसलिए पुद्गल की पर्याय हुई। लेकिन हमको तो ऐसे ही लगता है कि मैंने भाव किया एग्जैक्टली उसी समय ये हुआ, तो भ्रम। देखो अगर ऐसा नहीं होता तो भ्रम में, फर्स्ट ऑफ ऑल भ्रम कैसे नहीं होता, इफ इट वाज लाइक कि मैंने भाव किया और इस समय ऐसा हाथ नहीं हिला, तो ये भ्रम होने का चांस ही नहीं था। हमको भ्रम हो रहा है लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। अपन शुरुआत कर रहे थे कि वस्तु का स्वरूप हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुदेव इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक कुत्ता हो और वो गाड़ी के नीचे भाग रहा है, गाड़ी चल रही है, कुत्ता भाग रहा है नीचे, और उसको क्या लग रहा है कि कुत्ता भाग रहा है, उसको लग रहा है मेरे हिसाब से गाड़ी चल रही है। बस हमको भी ऐसा ही भ्रम हो रहा है, हमको लगता है कि मैंने भाव किया और पुद्गल का परिणमन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पुद्गल का उसी समय ऐसा ही उत्पाद व्यय द्रव्य होना था, तो उस समय उसका जो परिणाम हुआ वो उससे स्वतंत्र रूप से ऐसा हुआ है, उसमें जीव की कोई अपेक्षा नहीं है। जीव सिर्फ निमित्त है, निमित्त मतलब करता कुछ नहीं है, सिर्फ हाजिर है। तो जीव का जो भाव हुआ वो भी जीव का जो राग का पर्याय हुआ, तो आप अच्छा इसमें तो ठीक है हमने समझ लिया। अब जीव पे आते हैं, जीव में जो राग का परिणाम हुआ, तो वो राग का परिणाम किसके कारण हुआ? हमने पर के ऊपर लक्ष्य किया, इसके कारण हुआ, उसे खुद होना था, उसी समय उसका जन्म क्षण था, उस राग का उत्पन्न का होने का जन्म क्षण उस समय का था, इसलिए उसका उत्पाद हुआ। पूर्व का जब राग का व्यय होना था तो उस समय उसका व्यय हुआ, और कंटिन्यूसली जो ये राग जो है वो चारित्र गुण की पर्याय है, तो कंटिन्यूसली चारित्र गुण की पर्याय, चारित्र गुण व्यर्थ रहा है, उसको द्रव्य बना। तो ऐसे इंडिपेंडेंट एंटिटीज है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर इसको समझ लो आप तो आपको ये समझ में आएगा कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं आपको ज्ञान में दिख रही है, ज्ञान में आपको इतने सारे पदार्थ दिख रहे हैं, वो हर एक पदार्थ, हर एक वस्तु
खुद का उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम उसको फेर पार करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ये चेंज हो जाए, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, फिर हम आक्रोशित होते हैं। लेकिन गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि वस्तु के स्वरूप को अगर, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि संसार में ऐसे बोलते हैं कि लोग में जो काला बाजार है, ब्लैक मार्केट, तो वो क्या बोलते हैं, उसको पाप बोलते हैं, राइट। उसको ऐसा बोलते हैं कि ये सब ये चीज, लेकिन इससे बहुत पाप लगता है। वैसे गुरुदेव ने बोला है कि ये जो मिथ्यात्व है ना, ये अपने धर्म में इसको सबसे बड़ा पाप कहा है, सबसे बड़ा पाप। और ये मिथ्यात्व क्या है, व्हाट इज दिस मिथ्यात्व, व्हाट इज दैट रॉन्ग बिलीफ। वो रॉन्ग बिलीफ ये है कि आप वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे। जब वस्तु का स्वरूप आपको समझा रहे हैं कि ये तीनों उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों स्वतंत्र है, तीनों खुद के सत है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से हुआ। तो इस हिसाब से गुरुदेव ने ऐसा बोला है कि 84 लाख योनियों का परिभ्रमण शुरू होता है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जैसा है। आपने, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, क्यों इतना इतना क्यों सजा इतनी बड़ी, क्यों इतनी बड़ी सजा, क्योंकि 84 लाख भव को आपको फिरने को मिलना, इतनी बड़ी सजा क्यों। मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि एक निर्दोष को अगर जेल की सजा मिल जाए, अगर आप कोर्ट में जाओ और किसी जज ने ऐसा रॉन्ग डिसीजन ले लिया, वो आदमी निर्दोष था और जज ने बोल दिया कि नहीं ये दोषी है, उसको लाइफ टाइम के लिए जेल। अब ये आप मुझे बताओ कि ये करेक्ट है कि ये रॉन्ग है, ये पाप है या नहीं है, निर्दोष को दोषी मानना। उसके साथ में होना नहीं, वो अपन क्रमबद्ध अभी वो नहीं ले रहे। इस अपेक्षा से मैं बोल रही हूँ कि उस समय जो निर्दोष को अगर आपने दोषी माना, तो वो बहुत ही उस इंसान की तरफ बहुत बड़ा नाइंसाफी है, राइट। वैसे ही जो वस्तु का स्वरूप जैसा है, आत्मा शुद्ध है स्वभाव से, और आपने उसको ऐसा ये शरीर वाला मान लिया, बूढ़ा मान लिया, ऐसा मान लिया, तो इतना जो शुद्ध आत्मा था उसको आपने ऐसा पामर बना दिया, प्रभु को पामर बना दिया, इसलिए आपको इतनी बड़ी अपराध मिली है, इतनी बड़ी सजा मिल रही है आपको कि 84 लाख योनियों में आपको घूमना पड़ रहा है। तो वो आप वस्तु का स्वरूप अगर समझ लो, उसको एक्सेप्ट करो, लॉजिक से समझो, ऐसे नहीं कि हम ब्लाइंड, जैन धर्म में ब्लाइंड कुछ है ही नहीं, ब्लाइंड बिलीव नहीं है। आप लॉजिक से समझो, आप देखो द्रव्य जितने भी है दुनिया में, इज इट ऑल द मैटर लाइक परमानेंसी विद चेंज, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप बोल रहे हो कि नहीं जो बेटी है वो माँ के आश्रित है, कि लेकिन डिपेंडेंट, उसके बिना नहीं काम चलेगा। तो जब वो बड़ी हो जाती है या फॉर सम रीजन माँ आउट ऑफ स्टेशन जाती है, तो बेटी अपना काम स्वतंत्र रूप से करती है कि नहीं करती है, तो इज शी डिपेंडेंट। वैसे हर एक द्रव्य इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। आप अपन सिर्फ अज्यूम करते हैं कि कर्म के हिसाब से ये है, उसके हिसाब से ये, आपको कोई नहीं बांध रहा है, कर्म भी नहीं। ये जो कर्म की भाषा है, कर्म ने मुझे ये किया, कर्म ने मुझे ये किया, ये सब व्यवहार की भाषा है। निश्चय से आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है। तो इसका जो समझने का फायदा है ये यही है कि पहले तो बात, उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों सत्य है। सत्य मतलब स्वतंत्र है, इसको किसी की अपेक्षा नहीं है, पूर्व की पर्याय की भी अपेक्षा नहीं है। वो मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जो अगर आप बोलो कि राग की पर्याय का नाश होना, तो उसमें देव गुरु शास्त्र के भी नहीं है, क्योंकि अगर उनका ही निमित्त से होना था तो सब जीव का नहीं हो रहा है ना, सब जीवों का। तो ठीक है, द्रव्य के आश्रित से, द्रव्य के आश्रित से तो अभी तक सभी पर्याय शुद्ध होनी चाहिए ना, क्यों नहीं हो रही है। तो मतलब वो तीनों पर्याय, पर्याय इटसेल्फ वो सत्य है, और जब आप स्वीकार करोगे पर्याय सत्य है, माला की तरह पर्याय क्रमबद्ध है, तो फिर आपको वस्तु की स्वतंत्रता की भाषित होगी। आप हर एक, आपका जो विजन होगा ना, वस्तु का नजरिए का विजन, उसको एक्सरे विजन बोलेंगे, वो द दृष्टि विल बी डिफरेंट। देन यू विल नॉट बी लुकिंग थिंग्स एज पर्याय, पर्याय दृष्टि नहीं होगी। आप ऐसे नहीं देखोगे कि इसने मेरा साथ ये किया, उसने वो किया, ऐसा नहीं देखोगे, आप पर्याय से नहीं देखोगे, आप द्रव्य से देखना शुरू करोगे। एंड वो जो एक्सरे विजन होगा ना, वो ही आपको अनाकुलता देगी, वो द्रव्य दृष्टि ही आपको अनाकुलता देगी। तो उसी को यहाँ पे समझाया जा रहा है। देखो, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है गाथा 101 में,
यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपन मूल गाथा में देखोगे तो आपको आएगा। देखो हमने उत्पाद को अंश बोला, व्यय को अंश बोला, द्रव्य को भी अंश बोला। उत्पाद व्यय को तो सब पर्याय मानते हैं, लेकिन यहाँ द्रव्य द्रव्य को भी पर्याय बोला है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू रीड द ओरिजिनल बुक कि यहाँ द्रव्य को पर्याय क्यों कहा। द्रव्य इज नॉट पर्याय। हमने पर्याय का डेफिनेशन क्या देखा था, अवस्था, हालत, राइट। तो द्रव्य, यहाँ द्रव्य को पर्याय इसलिए बोला है बिकॉज इट इज अंश। तो पर्याय का मीनिंग इज नॉट द ओरिजिनल मीनिंग व्हाट वी हैड लर्न्ड। यहाँ पर्याय का मीनिंग है अंश। तो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर रीडिंग दिस कि यहाँ द्रव्य को भी पर्याय बोला है, एंड ऐसा बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पर्याय इज द्रव्य। तो जब आप पढ़ो तो द्रव्य अंश बोला है और अंश को ही पर्याय बोला है, मतलब द्रव्य को पर्याय बोला है, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल पर्याय इज द्रव्य। तो जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पर्याय का मतलब इज नॉट दैट पर्याय, यहाँ पर्याय का मतलब है अंश। ठीक है, तो एक वो बात कहनी थी मुझे। फिर और एक बात जो हमने वो लिया था, वो मैं वही बीच में पूछने वाली थी कि हमने अभी द्रव्य को द्रव्य मान लिया, तो प्रॉब्लम क्या है। तो हमने देखा था कि उत्पाद व्यय नहीं हो सकता, बिकॉज इफ समथिंग इज कांस्टेंट तो उसमें वो नहीं हो सकता। तो मतलब ये उत्पाद व्यय द्रव्य कहाँ पे बोले। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट ओके, यू सेड कि अभी हम द्रव्य को कांस्टेंट नहीं मान सकते, वरना उत्पाद व्यय कहाँ पे होगा। तो माय क्वेश्चन इज, तो द्रव्य कहाँ पे। द्रव्य में, द्रव्य द्रव्य में, और उत्पाद व्यय भी द्रव्य में ही हो रहा है। ओके। उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य है। उत्पाद व्यय के साथ द्रव्य है, हर एक पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य है, एंड हर एक पर्याय में उत्पाद व्यय द्रव्य है, एंड वो पर्याय द्रव्य के आश्रय में, पर्याय अधर से नहीं हो रही है। आप ये देखो कि जीव की पर्याय, जीव की पर्याय जो जैसे जीव की पर्याय, क्या आप स्पर्श कर सकते हो। उद्गल रूप हो सकती है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो अधर रूप से नहीं है, वो द्रव्य से आ रही है। जो पर्याय है वो द्रव्य से आती है, मतलब उसका आधार है, वो रैंडमली कहीं से कुछ भी नहीं हो जाता। तो ऐसे आधार उसका द्रव्य है। तो ये एक बात थी। तो इसमें पूरे में अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे बीज, अंकुर और वृक्षत्व वो ट्री का अंश है, इट इज नॉट द टोटल अंशी। इफ यू थिंक दैट बीज ओनली इज द अंशी, वृक्ष ओनली इज द अंशी, या व्हाटएवर द अंकुर इज ओनली द अंशी, तो मतलब यू आर गोइंग रॉन्ग। The collection of all the three is the anshi, and these three are not separate from the anshi. ये भी याद रखना है, it is this one and the same parts. हाँ parts है, but it is the same द्रव्य। We are not talking about three द्रव्य। वैसे ही उन्होंने हर एक द्रव्य में लिया कि जो उत्पाद व्यय जो बोल रहा है वो तीनों द्रव्य एक ही द्रव्य में हो रहा है, वो तीनों एक्चुअली उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है पर्याय में, और वो पर्याय हो रहा है द्रव्य के आश्रय से। तो मतलब इन दी एंड टू सम इट ऑल वो एक द्रव्य ही है। दैट इज व्हाट मैं टेलिंग यू। इधर पे किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ अनेकांत का आएगा। इस सूत्र में सत का अनेकांत बना बतलाया है। यद्यपि त्रिकाल अपेक्षा से सत ध्रुव है, तथापि प्रति समय नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय व्यय को प्राप्त होती है, अर्थात द्रव्य में समा जाती है, वर्तमान काल की अपेक्षा अभाव रूप होती है। इस प्रकार कथनचित नित्यपना और कथनचित अनित्यपना वह द्रव्य का अनेकांतपना है। हमने शुरुआत की थी कि जो द्रव्य है उसकी वो जो सत है, और सत जो उत्पाद व्यय द्रव्य है वो उसकी बाउंड्रीज है, उसकी मर्यादा है, उससे बाहर द्रव्य नहीं है। तो वो जो उसकी बाउंड्री है वो उसकी मर्यादा में ही रहता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स बाउंड्री वो उसका नेचर कायम रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बाउंड्री वो क्या बोल रहे हैं, देखो वो मर्यादा के हिसाब से यहाँ अनेकांतना सिद्ध किया है कि वो त्रिकाली अपेक्षा से सद ध्रुव है, तथापि प्रति समय नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय व्यय को प्राप्ति होती है। व्यय को प्राप्ति होती है अर्थात द्रव्य में समा जाती है। एनी एग्जांपल फॉर दिस। ये क्या बोल रहे हैं कि पर्याय, पुरानी पर्याय व्यय होकर द्रव्य में समा जाती है। हाउ इज, कैसे होता है।
पर्याय का व्यय हो गया, द्रव्य में समा गया, कैसे? आचार्य देव ने एग्जाम्पल दिया है समुद्र का। समुद्र में जो लहरें उठती है, वो लहरें उठती हो और जाती कहाँ है? समुद्र, वापस समुद्र। वैसे ये पर्याय उठती है और जाती है वापस द्रव्य में। तो पुरानी पर्याय व्यय को प्राप्त होती है अर्थात द्रव्य में समा जाती है, वर्तमान काल की अपेक्षा अभाव रूप होती है। इस प्रकार कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य बना वह द्रव्य का अनिकाम है। मतलब क्या बोल रहे हैं? वो खुद से कर रही है, उत्पाद व्यय खुद से हो रही है, मतलब खुद से वो हो रहा है और पर से नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं अनिकाम। अनिकाम मतलब क्या? व्हाट इज अनिकाम? दोनों पक्ष की चीजें होती है, दोनों ऑपोजिट पक्ष, चीजें, दोनों ऑपोजिट पक्ष की चीजों एक ही साथ वो हो रही है, मतलब उसका धारा, उसका जो शक्ति है वो द्रव्य में है। ऐसी दो ऑपोजिट चीज जो होती है उसकी शक्ति द्रव्य में है, उसको बोलते हैं अनिकाम इन सिंपल टर्म्स। तो यहाँ पे वही बता रहे कि सत का अनिकाम प्रमाण, ठीक है। तो वो कथनचित नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है। तो मतलब ध्रुव की अपेक्षा से आप देखो तो नित्य है, और पर्याय में जो उत्पाद है ऐसा पूरा, तो उसकी आप अपेक्षा से देखो तो अनित्य है। तो कथनचित नित्य, कथनचित अनित्य, ऐसा सबका अनिकाम प्रमाण। नेक्स्ट 7th वन, इस सूत्र में पर्याय का भी अनिकाम प्रमाण होता है। नाउ दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि पर्याय भी अनेकांत रूप है। उत्पाद व अस्थिर रूप पर्याय है और व्यय व नास्ति रूप पर्याय है। अपनी पर्याय अपने से होती है और पर से नहीं होती। ये हमने जो अभी तक डिस्कस किया था कि हर एक की पर्याय खुद से होती है, दूसरे से नहीं होती है। आपकी श्रद्धा गुण की जो पर्याय, जो श्रद्धा 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 चल रही है, लेट इट बी मिथ्या श्रद्धा या सम्यक श्रद्धा, लेकिन वो खुद से हो रही है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स। तो वो जो खुद से होती है तो और पर से नहीं होती, ऐसा उत्पाद ने बताया। फिर अपनी पर्याय के नाश की अभाव भी अपने से होती है, पर से नहीं होती। प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद और व्यय स्वतंत्र उस द्रव्य से है, ऐसा बतलाकर द्रव्य गुण तथा पर्याय की स्वतंत्रता प्रकट की, पर का असहायकपना बतलाया है। मतलब नाउ टिल नाउ वी वर फोकसिंग ऑन द एंटायर वर्ल्ड कि इसने मेरा ये किया वो किया, या मैं किसी का ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन नाउ दे आर टेलिंग कि असहाय है, नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर अदर्स। असहाय, अकर्ता, मतलब द्रव्य गुण पर्याय, नॉट ओनली द्रव्य, सी पर्याय ऑल्सो, द्रव्य गुण पर्याय तीनों स्वतंत्र है। अल्टीमेट इंडिपेंडेंस बता रही है, इससे ज्यादा इंडिपेंडेंस आप बता नहीं सकते। द्रव्य भी इंडिपेंडेंट, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आप जीव द्रव्य हो तो आपको जीवित्व रहने के लिए दूसरे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे गुण भी इंडिपेंडेंट, जितने भी गुण है वो अपने हिसाब से रहते हैं। पर्याय भी इंडिपेंडेंट, हर एक गुण की जो भी पर्याय होती है वो अपने हिसाब से होती रहती है, उसको भी किसी की जरूरत नहीं। तो मतलब अल्टीमेट इंडिपेंडेंस बताया कि पर का असहायक बना है। मतलब नाउ वी डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प। तो आपका जो फोकस तो पर के ऊपर है वो हटकर स्व के ऊपर आना चाहिए। इधर तक किसी को डाउट? इसमें होनहार जो होता है, उसकी जो हम कहते हैं कि वो द्रव्य की होनहार था, होनहार उस समय उसका वो होने की कैपेसिटी वो कैसे फिट होगी, या ऐसे किसने? देखो 5 समय होते हैं, आपको याद है 5 समय के नाम? कालावधि, होनहार, स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव और पुरुषार्थ, स्वभाव, कालावधि, निमित्त, पुरुषार्थ और होना। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या था? कि होनहारपना जो है वो इसमें कैसे फिट होगा? होनहारपना इसमें क्योंकि कैसे? उसमें बहुत फेमिलियरिटी आती है। जैसे हम कहते हैं कि होनहार वो है कि वो उसकी खुद की कैपेसिटी से वो बनता है, वो जो कार्य होता है वो खुद की योग्यता से होता है। और हम अभी भी वही बात कर रहे हैं कि वो जो पर्याय जो बदलती है वो अपनी ही कैपेसिटी से बदलती है, कोई और उसका कुछ नहीं कर सकता। इट साउंड्स वेरी फेमिलियर, राइट? तो आगे डज दैट फिट इन दिस? यस, इट फिट्स। देखो कभी भी जो अपन भाषा बोलते हैं ना, तो आउट ऑफ द 5 समय
we are always highlighting one somewhere, the rest of the four is gold. गोल्ड मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे, बस उसकी बात नहीं कर रहे। जीनल जी ने जो लिया था क्लास, तो उन्होंने ये बात बताई थी, राइट? तो वैसे ही हाँ, पुरुषार्थ भी, तो जो भी पुरुषार्थ is the one which we are paying attention to. निमित्त The other four स्वभाव, निमित्त, होनहार और काल अवधि पे हम ध्यान नहीं देते। हाँ, देखो स्वभाव मतलब क्या, जीव की जो, जैसे कि जीव है, समय दर्शन प्राप्त करना है, तो समय दर्शन किसको प्राप्त हो सकता है? जीव को ही प्राप्त हो सकता है, मतलब उसका नेचर होना चाहिए। जीव इट्स होनर। हाँ, नहीं, दैट इज इट्स स्वभाव, स्वभाव। उसका नेचर। इज इट पॉसिबल इन दिस द्रव्य? स्वभाव इज दैट, राइट? आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो जीव में ही होगा, इट इज नॉट पॉसिबल इन खुद, तो मतलब उसका स्वभाव तो है, तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया मेट है। ओके, नेक्स्ट इज क्या है? काल अवधि। काल अवधि मतलब क्या? जिस समय जो कार्य होता है उसको काल अवधि कहते हैं। तो मतलब जिस समय कार्य हुआ उसको काल अवधि कहते हैं, तो उसमें आप करोगे क्या? वो तो उसका काल अवधि है, उसका काल, उसका टाइम था, जिस समय कार्य हुआ उस टाइम को आप काल अवधि बोलोगे। निमित्त, निमित्त कौन है? सामने जो भी द्रव्य आपको दिखेगा आप उसको निमित्त बोलोगे, लेकिन निमित्त करता कुछ नहीं, उसपे सिर्फ आरोप है। उसके सिर्फ आरोप लगता है, तो दैट अगेन योर फोकस इज नॉट ऑन इट, क्योंकि उसके सिर्फ आरोप लगता है, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग। बाकी दो कौन से बचे? भवि द्रव्यता होनहार और पुरुषार्थ। जो कार्य हुआ उसको ही होनहार बोलेंगे, उसकी योग्यता ही ऐसी थी कि वो कार्य ऐसे हुआ हो, तो उसको बोलेंगे होनहार। और पुरुषार्थ इज द ओनली थिंग विच इज इन योर हैंड्स, मतलब वो जीव द्रव्य के हाथ में, बाकी सब तो नेचर है या निमित्त है, ऐसे अपन बोल सकते हो, राइट? या तो निमित्त है, या तो नेचर है, या तो जिस समय काल हुआ उसको काल बोलेंगे, जो हुआ उसको योग्यता बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, राइट? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या है? what is पुरुषार्थ? एफर्ट, लेकिन क्या एफर्ट? आत्मा को पहचान, आत्मा को पहचान। अगर अपन इसकी भाषा में बोले तो वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको वैसे मानने का, जैसा वस्तु का स्वरूप है। अभी जो आप कर रहे हो, जो अभी वो चल रहा है चिंतन मनन, इन वन वे इट इज पुरुषार्थ। क्या आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आपका जो मिथ्यात्व है उसका नाश हो रहा है। अल्टीमेट बेसिकली पुरुषार्थ ये है कि अकर्तावाद, अकर्तावाद का पुरुषार्थ। वस्तु का स्वभाव क्या है? एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, एवरी पर्याय इज इंडिपेंडेंट, एक्सेप्टिंग दैट इज पुरुषार्थ। उसको सहजता से स्वीकार करो, नॉट जबरदस्ती। गुरुदेव कहते हैं कि आपने अगर आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी भी हो एक बार, तो वो जीव भवी है। प्रसन्न चित्त से, नॉट सैड हो गया, क्यों? वस्तु का स्वभाव ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तु का स्वभाव, गुरुदेव के 3 वाक्य आते हैं, आपके क्या कैलेंडर हो घर पे तो ऐसा आता है, याद है किसी को? प्रतिक्रमण में भी आता है। हाँ, जे वस्तु- द्रव्य हाँ, जे जीव्य प्रसन्न चित्ती સાંભળ્યું છે ઈ ભાવિ નિર્વાણ ભાવ છે, રાઈટ? ને આજે આપણે कैलेंडर में भी एक आता है कि वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं, ऐसा नकार नहीं करना। पहले तो शुरुआत में ऐसा आता है कि वस्तु स्वरूप आपको समझ में आए, इतना संयोगक्षमहीन मत होना कि आपको समझ में ही ना आए, इतना संयोगक्षमहीन मत होना कि आपको समझ में ही ना आए। फिर वस्तु स्वरूप ऐसा है ही नहीं, ऐसा नकार मत करना, समझ कि ऐसा ऐसा है ही नहीं, मतलब डोंट टोटली डिनाई इट एंड डोंट से कि वस्तु स्वरूप ऐसा क्यों है। अरे इट इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग टू हैपन। कैन यू इमेजिन इफ यू वर डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, यू वुड बी सो पराधीन। यहाँ स्वतंत्रता की बात कर रही है कि हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, तो इट इज एक्चुअली इन योर फेवर वस्तु का स्वरूप। तो वस्तु को स्वरूप को जो है उसको प्रसन्न चित्त से आप स्वीकार करो, तो डेफिनेटली आपका भावी काल में आप मोक्ष जाओगे। तो आपका जो क्वेश्चन था, तो ये एक्चुअली 5 समवाय जो आप बोल रहे हो, तो पुरुषार्थ जो है वो इसमें ही आता है, अकर्तावाद। और होना भी वही है कि आप जो उस समय कार्य हुआ उसका होना है। और गुरुदेव ऐसा बोलते हैं क्रमबद्ध की बात में, और एक बहुत अच्छा है कि जिसको इसकी रुचि है,
आत्मा की रुचि है, जिसको ये पसंद आ रहा है और अकर्तावाद पसंद आ रहा है, उसका क्रमबद्ध भी ऐसा ही होगा कि वो मोक्ष तरफ होगा। और जिसको राग की रुचि है, उसका क्रमबद्ध भी ऐसा ही होगा कि संसार तरफ होगा। तो इट इज ऑल पांचों समवाय मिला के ये है। आप वी कांट जस्ट पिक अप वन, ऐसा है, पांचों समवाय मिला के। तो रुचि अनुयायी वीर्य बोलते हैं, तो रुचि जिस तरफ उस तरफ वीर्य, उस तरफ आपका क्रमबद्ध। ठीक है, लास्ट वन, धर्म शुद्धता आत्मा में द्रव्य रूप से त्रिकाल भरपूर है। क्या बोल रहे हैं? एनी एग्जाम्पल फॉर दिस? देखो मैं सेंटेंस पढ़ लेती हूँ, फिर आप मुझे एक एग्जाम्पल बताओ इसका। धर्म शुद्धता आत्मा में द्रव्य रूप से त्रिकाल भरपूर है। अनादि से जीव की पर्याय रूप में धर्म प्रकट नहीं हुआ, किंतु जब जीव पर्याय में धर्म व्यक्त करे तब वो व्यक्त होता है। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एनी वस्तु जो द्रव्य रूप से तो शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है? एनी एग्जाम्पल? वाटर, एक्सीलेंट। वाटर द्रव्य रूप से शीतल है, मतलब उसका जो नेचर है इट इज शीतल, राइट? पर्याय में अभी वो गर्म हो सकती है। इफ अग्नि का निमित्त है तो पर्याय में वो गर्म है। देखो अभी उसी सेंटेंस को भी आगे ट्राइंग टू रिप्लेस। धर्म शुद्धता आत्मा में द्रव्य रूप से त्रिकाल भरपूर है। वैसे ही अपन बोलते हैं कि शीतलता पानी में द्रव्य रूप से त्रिकाल भरपूर है। ठीक है, अनादि से जीव की पर्याय में धर्म प्रकट नहीं हुआ। लेट्स से अनादि से पानी की पर्याय में शीतलता प्रकट नहीं हुई है, गर्म ही है। ओके, किंतु जब जीव पर्याय में धर्म व्यक्त करे तब वह व्यक्त होता है। यहाँ पे देखो, अपन जनरली क्या बोलते हैं, वो अग्नि का निमित्त हट जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से हमने वही बात कर रही है कि उत्पाद व्यय खुद से होता है। तो पानी की जब योग्यता होगी शीतल होने की, उस समय ऑटोमेटिक अग्नि का व्यय होगा और उस समय पानी शीतल होगा। तो यही बोल रहे हैं, किंतु जब, वैसे ही जीव पर्याय में जब धर्म व्यक्त करे, मतलब सम्यक दर्शन हो, तब वह व्यक्त होता है। इस प्रकार उत्पाद शब्द का उपयोग करके बतलाया और उसी समय विकार का व्यय होता है। जिस समय सम्यक दर्शन का उत्पाद होता है उसी समय विकार का व्यय होता है। ऐसा व्यय शब्द का भी उपयोग कर दिखाया। वह अविकारी भाव प्रकट होने का और विकारी भाव जाने का लाभ, अविकारी भाव प्रकट होने का और विकारी भाव जाने का लाभ, मतलब शुद्ध पर्याय प्रकट होने का और अशुद्ध पर्याय जाने का लाभ त्रिकाल स्थायी रहने वाले ऐसे ध्रुव द्रव्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार द्रव्य शब्द को अंतिम रखा। They are trying to prove कि why द्रव्य शब्द is used in the last, why it is called उत्पाद व्यय द्रव्य। तो यहाँ पे सेंटेंस अगर आप पढ़ो तो ऐसा लग रहा है कि जो शुद्ध पर्याय मतलब अविकारी पर्याय प्रकट हुई और जो विकारी का नाश हुआ, who is getting the benefit? ध्रुव द्रव्य। But actually it's not the case. यहाँ लाभ शब्द का मीनिंग ये नहीं है। आज मैंने अतुल भाई से इसके बारे में चर्चा की थी, तो आदरणीय अतुल भाई ने मुझे यही बताया, हमने वही डिस्कस किया कि यहाँ पे जो लाभ शब्द यूज किया है, यह लाभ जो देखो, लाभ आपको मिला कहाँ पे? जाने विकारी भाव जाने का लाभ, विकारी भाव जाने का लाभ। वो लाभ ध्रुव द्रव्य को प्राप्त होता है, ऐसे लिखा है ना, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को, त्रिकाली स्थायी रहने वाले ऐसे ध्रुव द्रव्य को प्राप्त होता है। इट इज नॉट द केस इन द सेंस, ये शब्दार्थ पे मत जाना, भाव इसका अलग है। भाव इसका ये है कि देखो, मिथ्या दर्शन की पर्याय थी तब भी द्रव्य था कि नहीं था? सम्यक दर्शन की पर्याय हुई तब भी द्रव्य है कि नहीं है? है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? द्रव्य। मतलब द्रव्यपन। देयर इज अ कॉमन थिंग बिफोर एंड आफ्टर, राइट? दैट द्रव्यपना बीइंग देयर, उसका होना, उसी को लाभ कह रहे हैं, उसका होना। सो लाभ मीन्स यहाँ होना, उसका अन्वय रूप से होना, उसको यहाँ पे लाभ कह रहे हैं। लाभ मतलब लॉजिक समझा रही हूँ, क्यों ऐसा नहीं है। अगर आप शब्द बेनिफिट, इट्स प्रेजेंस, इट्स नॉट बेनिफिट। यहाँ हानि लाभ की बात है, नुकसान, किसी को नुकसान हुआ, किसी को लाभ हुआ, उस लाभ नुकसान की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि irrespective of whatever उत्पाद और व्यय what is happening, irrespective of whatever पर्याय is happening, that ध्रुव
part is always there. So irrespective of whatever paryay, the dhruv part is always there for each paryay, that is its love. तो ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है. बेसिकली ध्रुव, देखो मैं और एक बात बताती हूँ. ध्रुव अपन कब बोल सकते हैं? When can you say something is common? Always present. Always present between some things, right? There is changes. So there are something which are changing and there is something which is common between them. तब आप बोलेंगे कि common है. जो शब्द common है, that itself means कि there is something which is changing and there is something common between them. So when I am saying कि ध्रुव है, so there must be something changing. And what is that changing? उत्पाद वे जो हो रहा है, उसमें ध्रुवता common है, and that is love. कि हर एक पर्याय में वो ध्रुव कॉमन है, वो त्रिकाली ध्रुव. जैसे कि सोना, गोल्ड, तो गोल्ड है, वो त्रिकाली पर्याय में गोल्ड तो गोल्ड ही रहता है, irrespective of whatever पर्याय it goes in. Gold never changes its form. तो उस अपेक्षा से अपन बोलेंगे कि ध्रुव जो है वो उत्पाद व्यय जो भी पर्याय हो रही है, वो ध्रुव में उसका लाभ होता है. लाभ होता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट, इट इज कॉमन. लाभ मीन्स नथिंग. देखो ध्रुव मतलब कॉमन बोल रहे हैं, ध्रुव मतलब त्रिकाली बोल रहे हैं, ध्रुव मतलब कांस्टेंट बोल रहे हैं. When I am saying the word constant, that means nothing is changing. तब जब तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस का मीनिंग देखो, विकारी भाव जाने का लाभ, अगर अपन ऐसे ले, if I am thinking the word लाभ means profit, ध्रुव को मिल रहा है, तो when I am saying ध्रुव is constant, तो उसको लाभ कैसे ला सकते हैं? लॉजिक, राइट? When I am saying ध्रुव is constant, तो उसका लाभ, उसका प्रॉफिट उसको कैसे मिल सकता है? So here लाभ doesn't mean that. लाभ means कि दोनों में कॉमन ये चीज है. It is present when जो भी बोध पर्याय हो रही है, तो इसलिए द्रव्य को अंतिम में रखा, because that is common. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? त्रिकाली का मतलब क्या होता है? त्रिकाली मतलब तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल में there is something which is common. And what is that common? कि आप जीव द्रव्य ही रहोगे, आप कभी भी अजीव द्रव्य नहीं रहोगे, राइट? अजीव आप कभी नहीं बन सकते. नो मैटर जो भी पर्याय हो, देव पर्याय हो, तिर्यंश, नरक, या गुण की अपेक्षा से पर्याय हो, सम्यक हुआ, मिथ्यात्व, जो भी पर्याय हो, लेकिन जो कॉमन पार्ट है, जीव है, जीवत्व पना है, अगर वो पर्याय की अपेक्षा से श्रद्धा 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 इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पर्याय, त्रिकाली में वो कॉमन ही रहता है, एंड दैट कॉमन पार्ट इज त्रिकाली द्रव्य. तो गुण को भी द्रव्य बोल सकते हैं इन अ वे, बिकॉज गुण इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डजंट चेंज. तो गुण को भी त्रिकाली द्रव्य बोल सकते हैं. सो दैट व्हाट इज कॉमन. ओके, एनी अदर डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे अपना 61 क्वेश्चन एंड हो रहा है. 62 इज फॉर द नेक्स्ट वन. तो ये बेसिकली इतना बड़ा इसका आंसर था क्योंकि दे हैव पिक्ड अप फ्रॉम वेरियस शास्त्र, प्रवचन सारजी, तत्वार्थ सूत्र, और पूरा जो सत्य का स्वरूप है उन्होंने डिटेल से समझा, इसलिए इतना हो रहा है. लेकिन द थिंग इज, यू नो, वंस यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इट, किसी ब्लाइंड पर्सन को आपको कोई चीज समझानी हो तो यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन सो मेनी थिंग्स. बट इफ दैट पर्सन डायरेक्टली सीज समथिंग, जैसे कि अगर उसको आंख है और वो डायरेक्टली देख ले, तो आई नीड नॉट डिस्क्राइब सो मच. बट बिकॉज दैट पर्सन इज ब्लाइंड, तो मुझे उसको उत्पाद से समझाना पड़ता है, इससे समझाना पड़ता है, इस एंगल से समझाना पड़ता है, सो दैट ही गेट्स अ कंप्लीट पिक्चर इन माइंड. और सिंस हमको अभी आत्मा का स्वरूप नहीं पता है, तो दैट इज द रीजन इतना एलाबोरेशन करके इसको पूरा समझा रहे हैं, so that we get the picture of it, because आत्मा अरूपी है, हम ऐसे उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं. लेकिन स्वरूप समझ में नहीं आया तो we will do that mistake कि हम स्व को पर मान लेंगे, पर को स्व मान लेंगे. जो भी हमें दिख रहा है वस्तु, उसमें अपन भेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे. तो once you understand कि वस्तु का बाउंड्रीज क्या है, so you will be easily able to do the भेद ज्ञान. और इसलिए उसको इतना डिटेल में समझाया है. ठीक है, अपन जन्मानी सूत्र ले लेंगे.
Shut